हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, किस तरीके से फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बन गया, तो चलिए इसे देखते हैं। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल को क्या कर लिया, एक ड्राफ्ट को उसने कंप्लीट कर लिया, तैयार कर लिया। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो नेशनल असेंबली है उसने 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, तो उसके ड्राफ्ट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। Its main object was the limit the powers of the monarch। और उनका ऑब्जेक्ट क्या था, उनका ऑब्जेक्ट था कि जो मोनार्क की पावर है ना, जो राजा की पावर है, जो किंग की पावर है, उसे क्या कर देना, लिमिट में कर देना, है ना। किंग के पास पूरी पावर हुआ करती थी, तो उसके पावर को क्या करना, कम कर देना। तो these powers instead of being concentrated in the hands of one person were now separate and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। तो उन्होंने क्या किया, जो नेशनल असेंबली है तो उन्होंने जो पावर है तो उन्होंने सोचा कि किंग के पास बस नहीं होनी चाहिए, इस पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। कैसे डिवाइड कर देना चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूट में बांट देना चाहिए। कौन सी इंस्टीट्यूट में बांट देना चाहिए, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में क्या करना चाहिए, इसे डिवाइड कर देना चाहिए। तो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस तरीके से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की नींव पड़ी। यहाँ फ्रांस का जो संविधान है, वह संवैधानिक राजतंत्र है, वह बनके तैयार हुआ। तो इस इमेज में हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वह किस तरीके से वर्क कर रहा है, या उसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उसकी वोटिंग कैसी हो रही है, किसके द्वारा उनका वोटिंग हो रहा है, इस इमेज में देखते हैं। तो जो फ्रांस के सिटीजन हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पैसिव सिटीजन एंड सेकेंड एक्टिव सिटीजन। तो जो पैसिव सिटीजन है वो क्या है, नो वोटिंग राइट्स। तो जो पैसिव सिटीजन होते हैं तो उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं है, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अबाउट 3 मिलियन मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बेलो 25। तो इसमें क्या है, लगभग 3 मिलियन मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड जो 25 ईयर से कम उम्र के लोग हैं उन्हें वोट डालने का राइट नहीं है। तो ये लोग वोट नहीं डाल सकते। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। मतलब ये पैसिव सिटीजन है जो वोट नहीं दे सकते हैं। अब सेकेंड है आपका एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन कौन से हैं, इंटाइटल्ड टू वोट, जो वोट डाल सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं, वह आपके एक्टिव सिटीजन है। अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। तो 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन पॉपुलेशन ही ऐसी है जो एक्टिव सिटीजन के अंतर्गत आती है, मतलब जो वोट दे सकती हैं। तो ये जो 4 मिलियन लोग हैं यह वोट डालेंगे, और वोट डालकर कितने मेंबर्स को चूज करेंगे, ये वोट डालकर 50,000 मैन को चूज करेंगे। लगभग 50,000 मैन इनके द्वारा वोटिंग के द्वारा चूज किए जाएंगे। और ये जो 50,000 लोग हैं इनके द्वारा वोट किया जाएगा, तो ये नेशनल असेंबली को चूज करेंगे, तो जिसमें 745 मेंबर होंगे। तो मतलब ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चूज करेंगे। और यही नेशनल असेंबली जो है तो ये क्या बनेगी, ये लेजिस्लेचर बनेगी, है ना। ये क्या बन गया, आपका लेजिस्लेचर बन गया।
अब ये जो लेजिस्लेचर है तो ये एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है। जो लेजिस्लेचर है वो किस पे कंट्रोल करती है? वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? तो एग्जीक्यूटिव में आपका किंग आएगा और मिनिस्टर आएंगे। तो जिस पर मतलब किंग पर और उसके मिनिस्टरों पर किसका कंट्रोल होगा? नेशनल असेंबली का कंट्रोल होगा। ठीक, मतलब लेजिस्लेचर का कंट्रोल किस पर होगा? एग्जीक्यूटिव पर होगा। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव जो होगी वो क्या कर सकती है? वो वीटो कर सकती है। जो किंग हो है तो वो क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। अब ये वीटो क्या होता है? वीटो मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो नेशनल असेंबली है उसके थ्रू कोई रूल पास किया गया, कोई रूल बनाया गया, यदि किंग कहेगा कि ये रूल सही नहीं है ना, मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ, तो वो मना करने के लिए क्या करेगा? वो वीटो कर देगा। ठीक है, तो वो क्या कर देगा? वीटो मतलब मैं उसे रूल जो बनाया जा रहा है मैं उसके लिए सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से जो एक्टिव सिटीजन हैं तो एक्टिव सिटीजन के द्वारा जुडिशरी के जो जज होते हैं उनका भी वोटिंग द्वारा चूज किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है। The Constitution of 1791 vested the power to make law in the National Assembly, which was indirectly इलेक्टेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो 1791 मतलब 1791 में है ना, तो इसमें जो लॉ है वो कौन बना सकता है? तो लॉ बनाने का जो पावर है वो नेशनल असेंबली के पास है। ठीक, तो नेशनल असेंबली के पास पावर है और नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ करती है। अभी आपने देखा था ना कि जो 50,000 मैन थे है ना, उनके द्वारा नेशनल असेंबली के जो 745 मेंबर हैं उनको चूज किया जाता है। That its citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, तो वो क्या है? जो इलेक्ट्रल ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स होता है, मतलब जो निर्वाचक समूह होता है, तो उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, उनका चुनाव किया। अभी आपने देखा था ना कि जो 4 मिलियन लोग थे, तो 4 मिलियन के थ्रू 50,000 लोगों को क्या किया गया था? चूज किया गया था। और वो 50,000 लोग किसको चूज कर रहे थे? नेशनल असेंबली के मेंबर को चूज कर रहे थे। Not all citizens, however, had to right to vote. और सभी सिटीजन को, सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। Only men above 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of a labor's wages were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. तो इसमें भी 25 ईयर्स जो एबव हुआ करते थे, तो ऐसे मैन जो 3 डेज, कम से कम लीस्ट 3 डेज है ना, 3 डेज लेबर्स वेज पेड किया करते थे। किस रूप में? टैक्स रूप में। मतलब 25 ईयर से एबव ऐसे लोग जो 3 डेज का जो मतलब वो कमाते थे, जो उनकी मजदूरी थी, जो उनका पेमेंट था, तो वो 3 दिन की या 3 डेज की जो लेबर वेजेस होती थी वह टैक्स के रूप में चुकाया करते थे। उन्हें ही वोट डालने का राइट था। ठीक, मतलब जो व्यक्ति मतलब कमाते थे है ना, अर्न करते थे, जो मतलब कुछ काम किया करते थे और उनके बदले में उसे जो पेमेंट हुआ करती थी, तो उस पेमेंट में से वह 3 डेज की जो उनको मतलब पेमेंट मिलती थी है ना, वेजेज मिलती थी, तो उसको जब वो टैक्स के रूप में पेड किया करते थे तो उन्हीं को वोट डालने का राइट था। है ना, तो इस तरीके से क्या देखा हमने कि वही सिटीजन वोट डाल सकते थे जो टैक्स पेड किया करते थे।
द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। और बाकी जो शेष बचे हुए व्यक्ति थे, मैन थे और ऑल वुमेन थी, वो किस क्लास में आती थी? वो पैसिव सिटीजन की क्लास में आती थी, है ना। मतलब इन्हें वोट डालने का राइट नहीं था। टू qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। और यदि मान लीजिए किसी को चुनाव लड़ना है, मेंबरशिप पानी है ना, मतलब चुनाव में खड़े होना है, तो उसे क्या होना चाहिए? हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। वह अधिक से अधिक यदि टैक्स चुकाता होगा तो उससे चुनाव में खड़े होने की परमिशन मिलेगी, वही चुनाव लड़ सकता था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डिक्लेयर हुआ। किस तरीके से डिक्लेयर हुआ? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, equality before law were established as natural and inalienable rights that is they belonged to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये घोषणा पत्र शुरू हुआ है ना, तो उसमें हमारे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें कैसी हैं? ये नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स हैं, है ना। इनएलिएनेबल राइट्स हैं जो हमें क्या होते हैं? हमारे वर्ण के साथ ही हमको मिलती हैं, और यह इसे कोई भी व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता, इसे हमें छुड़ा नहीं सकता। और एक स्टेट होता है तो स्टेट की क्या ड्यूटी होती है? स्टेट की ड्यूटी होती है कि जो सिटीजन को, है ना, तो सिटीजन को जो नेचुरल राइट्स मिले हैं वह उनकी प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे। मतलब जितने भी राइट्स मिले हुए हैं, कौन से राइट्स? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो हमको जन्म से मिले हुए हैं, इन नेचुरल राइट्स का एक स्टेट को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, यहाँ पर आप लोग इनएलिएनेबल पढ़ेंगे, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर लिखने में। तो नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो क्या कहते हैं आपका डिक्लेयर किया गया था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो उसमें क्या क्या इन्हें राइट्स दिए गए हैं। तो मैन आर वन एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। तो जो व्यक्ति होता है वह कैसे पैदा होता है? वह स्वतंत्र पैदा होता है, और स्वतंत्र पैदा होने के साथ साथ उसके जो राइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो उसके राइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब सभी व्यक्ति स्वतंत्र हुए हैं और सभी के जो मतलब नेचुरल राइट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security and resistance to oppression। तो अब यहाँ बताया गया है कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होते हैं तो उनका मोटिव क्या होना चाहिए? उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? उनका लक्ष्य होना चाहिए कि जो नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स मिले हुए हैं वह क्या करे? उनको संरक्षित करे, है ना, उन्हें प्रिजर्व करके रखे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। और कौन से राइट्स? लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का, सिक्योरिटी का, रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन का। तो इन राइट्स की क्या करे? वह सुरक्षा करे। एक स्टेट का ये ड्यूटी होती है। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। तो अब यहाँ बताया गया है कि जो एक स्टेट होता है तो उस स्टेट की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? टोटल पावर एक स्टेट के पास ही होती है ना। जितनी भी पावर है तो वो सारी की सारी पावर किसके पास है? एक स्टेट के पास है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप, इंडिविजुअल, है ना, उस पर क्या कर नहीं कर सकता?
एन अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, उस पर अनधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजस्ट टू अदर। तो आपको जो लिबर्टी मिल रही है तो इस लिबर्टी का यूज ऐसे करना है कि जो अदर पर्सन है तो उनकी जो पावर है ना, मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप अपने पावर का यूज करो, अपनी स्वतंत्रता का यूज करो, पर दूसरों का हित भी देखना है, उनका अहित नहीं होना चाहिए। तो द लॉ हैज द राइट टू forbid only action that are injurious to society। और साथ में क्या है कि जो सोसाइटी है, यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा वर्क कर रहा है जिस पर कि क्या है रोक लगी हुई है ना, वह वर्क सही नहीं है, तो सोसाइटी क्या कर सकता है, उसे सोसाइटी उसे पनिश कर सकता है ना। सोसाइटी क्या कर सकता है, उसे पनिश कर सकता है, उसे उस पर पाबंदी लगा सकता है। जो है ना, पाबंदी लगाने का अधिकार किसके पास होगा, वह कानून के पास होगा, लॉ के पास होगा। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। आल सिटीजन हैव द राइट टू participate in its formation personally or through their representatives। all citizens are equal before it। तो जो कानून होता है, जो लॉ होता है, उसके सामने जितने भी सिटीजन हैं वो कैसे होते हैं, वो सभी इक्वल हैं, बराबर हैं, है ना। और जो सभी नागरिक हैं तो वो है ना इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं है ना, उनके मीडियम से, उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो भी निर्माण हो रहा उसमें भाग लेने का उनको राइट है, अधिकार है। तो ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट है। और कानून की नज़र में सभी सिटीजन कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर के हैं। नो मैन में बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सपेक्ट इन केसेस डिटरमिनेड बाय द लॉ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कानून सम्मत प्रक्रिया होती है, जो मतलब लॉ से रिलेटेड होती है, यदि कोई व्यक्ति है और वह उसने कोई मतलब कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली। ही मस्ट टेक रिप्रेजेंटेबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रत्येक सिटीजन है तो उसे स्पीक का, राइट का और प्रिंट का, मतलब बोलने, लिखने और कुछ भी छापने के लिए वह आज़ाद है। कुछ भी छापने का मतलब यह है कि वह सोसाइटी के अपोजिट ना हो, लॉ के अपोजिट ना हो। ठीक, तो इस तरीके से उसे बोलने का, लिखने का और छापने का अधिकार है, उसे राइट प्राप्त है। For the maintenance of the public force and for the expense of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means। तो इसमें कहा गया है कि जो सार्वजनिक पब्लिक फोर्स हुआ करती है तो उसके पब्लिक फोर्स है तो पब्लिक फोर्स को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वह कॉमन टैक्स को क्या कर सकता है, लगा सकता है। ठीक है ना। इसके पहले हमने क्या देखा था, टैक्स लगाए जाते थे, है ना। तो टैक्स किस पे लगाए जाते थे, थर्ड स्टेट के लोगों पर लगाए जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा गया कि टैक्स लगाए जाएं, लेकिन सिर्फ इतने लिमिट में लगाए जाएं कि जो पब्लिक फोर्स हुआ करती है उसके मेंटेन में ही खर्चा किया जाए। और साथ में जो टैक्स लगाए जा रहे हैं तो वो टैक्स कैसे होंगे, वो टैक्स सभी को पेड करने होंगे, इक्वली सभी लोग पेड करेंगे, वो चाहे वो फर्स्ट स्टेज का हो, सेकेंड स्टेज का हो या थर्ड स्टेज का हो, तो वो टैक्स सभी पेड करें। Since property is a sacred and inviolable rights, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in एडवांस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पब्लिक होती है, जो सिटीजन है, उसे प्रॉपर्टी रखने का भी क्या है, राइट है। और ये राइट कैसा है, ये जो राइट है वह सीक्रेट है और इनवाइलेबल है ना। तो इसे हम कोई भी मतलब लॉ, कानून उसे क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को
प्रॉपर्टी रखने से मना नहीं कर सकती है ना। और कब तक नहीं कर सकती? जब तक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कोई विधि द्वारा स्थापित कोई ऐसा वर्क है जिसके लिए उसकी प्रॉपर्टी चाहिए है, तो उस प्रॉपर्टी को अगर वह ले ले, मतलब कानून के द्वारा उसे ले लिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा उसे ले लिया जाए उसकी प्रॉपर्टी को, तो उसके बदले में उसे कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। उसे क्या देना चाहिए? उसे मुआवजा देना चाहिए। मतलब संपत्ति रखने का अधिकार हर व्यक्ति का होता है, हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, और यदि किसी कारणवश गवर्नमेंट को उसकी संपत्ति लेनी पड़े तो वह उसके बदले में उसे क्या देगा? उसे मुआवजा देना पड़ेगा। किसे? गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ या बना। तो फ्रांस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रांस एबलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।